हेलो बच्चों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। तो चलिए अब हम एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का लेक्चर नंबर 3, जहां पे हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की मैकेनिज्म। जो ब्रीदिंग की मैकेनिज्म होती है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इंस्पायरेशन, एक होता है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन मतलब इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन गैस को हम अंदर लेते हैं, फिर जब ऑक्सीजन गैस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड जब हमारी बॉडी से बाहर निकलता है तो उसको हम बोलते हैं एक्सपायरेशन। मतलब इस वाले चैप्टर में, इस वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। क्लियर? तो चलिए यदि हम बात करें बेटा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का, तो जो ब्रीदिंग की मैकेनिज्म है, दो कंडीशंस हैं इसके, दो चीज़ें हैं। एक तो ऑक्सीजन गैस को अंदर लेना और ऑक्सीजन गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालना। जब हम ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं तो क्या होता है, हमारा जो थोरेसिक कैविटी होता है ये डायमीटर क्या होता है, बाहर आता है। जब हमारा चेस्ट बाहर आता है तो वॉल्यूम अंदर का बढ़ जाता है और वॉल्यूम ज़्यादा होने के वजह से प्रेशर कम हो जाता है और बाहर से गैस, बाहर का ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, चेस्ट के अंदर का प्रेशर कम हो जाता है तो गैस अंदर चली जाती है। ये होता है इंस्पायरेशन। और इसका जस्ट अपोजिट होता है एक्सपायरेशन। जैसे हमारे चेस्ट का वॉल्यूम जैसे कम होता है, जैसे मैंने गैस निकाला तो चेस्ट का वॉल्यूम जब कम होता है तो ले देके थोरेसिक वॉल्यूम कम हो जाता है और थोरेसिक वॉल्यूम कम होने की वजह से अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है और जैसे अंदर का प्रेशर ज़्यादा होता है, बाहर का प्रेशर कम होता है तो अंदर से गैस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। तो ये कहलाता है बेटा एक्सपायरेशन। क्लियर? तो ये हो गया इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, दोनों को हम एक साथ समझा दिए हैं कि ऑक्सीजन गैस का एनवायरमेंट से बॉडी के अंदर जाना इंस्पायरेशन और कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से बाहर निकलना एक्सपायरेशन कहलाता है। अब इसको हम समझेंगे कि इनमें क्या क्या रोल होता है बेटा। तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में मेनली रोल होता है डायफ्राम का, जो नीचे वाला पार्ट होता है डायफ्राम, प्लस जो रिब्स के बीच में मसल्स मैंने बताया था, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। तो जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं वो प्लस डायफ्राम, ये दोनों कोऑर्डिनेट करते हैं हमारा जो थोरेसिक कैविटी होता है, जो चेस्ट केज होता है, उसको वॉल्यूम कम और ज़्यादा करने के लिए। क्लियर? तो आओ अब हम समझते हैं बेटा एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पहले अपन डिस्कस करते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखो, यदि हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग तो एक होगा इंस्पायरेशन, एक होगा एक्सपायरेशन। यहाँ से भी एक बहुत अच्छे क्वेश्चन क्रिएट हो जाते हैं कि जो इंस्पायरेशन होता है बेटा, जो इंस्पायरेशन होता है वो एक्टिव प्रोसेस होती है, मतलब यहाँ पे एटीपी खर्च होता है। क्यों? है ना, क्योंकि यहाँ पे अपने जो मसल्स होती है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम, यहाँ पे जो मसल्स होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इसमें होता है कॉन्ट्रिक्शन। और जब कॉन्ट्रिक्शन होगा तो यहाँ पे बेटा एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन में फंक्शंस होगा। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स जो होती हैं, तो जब यदि इनमें कॉन्ट्रिक्शन होता है तो मसल कॉन्ट्रिक्शन की मैकेनिज्म यहाँ पे होगी और ये मैकेनिज्म विदाउट एटीपी होती ही नहीं है, तो ये एटीपी यूज हो गए। हमारी बॉडी के जिस भी प्रोसेस में एटीपी यूज होता है वो प्रोसेस कहलाती है बेटा एक्टिव प्रोसेस। क्लियर? चलिए अब फिर इनमें होता है रिलैक्सेशन। तो जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में रिलैक्सेशन होगा तो वो कहलाएगी पैसिव प्रोसेस, तो वो हमारा होगा क्या, एक्सपायरेशन, पैसिव प्रोसेस होगा। तो इसको भी आपको याद रखना है। क्लियर? अब हम देखते हैं बेटा एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी की बात करें तो यहाँ पे लाइन बाय लाइन हम पढ़ते चलेंगे, समझते चलेंगे कि बोल क्या रही है, एनसीईआरटी में क्या क्या चीज़ें मेंशन किया गया है। क्लियर? आओ, तो ब्रीदिंग इन्वॉल्व 2 स्टेजेस, इंस्पायरेशन ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर is drawn in the expiration by which alveoli air release out. क्लियर? तो ये हो गया हमारा इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, जो बहुत अच्छे से बता दिया। फिर द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट of the lungs is carried out by creating a pressure gradient between the lungs and atmosphere. अभी मैंने आपको बताया था लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में जो प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट होता है उसी की वजह से सांस अंदर और बाहर लेते हैं। क्लियर? कि हवा अंदर जाती है, एयर अंदर जाती है, बाहर जाती है, प्रेशर में डिफरेंस की वजह से होता है, इसलिए लिखा प्रेशर ग्रेडियंट। इंस्पायरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स या इंटर पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इंस्पायरेशन क्या होगा, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा, हमारे लंग्स का प्रेशर कम होगा, तो एयर क्या होती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगी। देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन
दी लंग्स विथ रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेगेटिव प्रेशर क्यों बोल दिया? क्योंकि ये कम होगा। क्लियर, नेगेटिव प्रेशर क्योंकि ये कम होगा, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। सिमिलरली एक्सपायरेशन टेक प्लेस व्हेन द इंट्रा pulmonary pressure is higher than atmospheric pressure. The diaphragm and specialized set of muscles, external and internal intercostal muscle between ribs, help the generation of such gradient inspiration initiated by the contraction of diaphragm, which increase the volume of the thoracic chamber in the antero-posterior axis. The contraction of external intercostal muscles lift up the ribs and the sternum, causing the increase in the volume of the thoracic chamber in the dorsoventral axis. The overall increase in the thoracic volume in similar increase the pulmonary volume, and increase the pulmonary volume decrease the intrapleural pressure to less than the atmospheric pressure, which is force the air from outside to move into the lungs, है ना। मतलब यहाँ पे जब इन सब में कॉन्ट्रैक्शन होता है हमारे बॉडी में, जो हमारे बॉडी का जो थोरेसिक कैविटी होता है, इतना सिंपल सी बात याद रखो कि थोरेसिक कैविटी का यदि वॉल्यूम बढ़ता है तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। सॉरी, यदि हमारे थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम यदि बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, इसका मतलब प्रेशर कम हो जाएगा। और यदि यहाँ का प्रेशर कम होता है तो बाहर से एयर अंदर आ जाएगी। इसके जस्ट अपोजिट यदि हमारे अंदर का थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाता है तो प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जो गैस है वो बाहर निकल जाएगी। क्लियर, क्योंकि क्या होता है हमेशा लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, तो यहाँ का प्रेशर ज़्यादा हो गया तो यहाँ से गैस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा क्योंकि बाहर का प्रेशर कम हो जाएगा। क्लियर, चलिए फिर यहाँ पे इंस्पायरेशन फिगर क्या आपके 14.2 में रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स रिटर्न टू द डायफ्राम एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशन एंड रिड्यूस टू द थोरेसिक वॉल्यूम एंड देयर बाय द पल्मोनरी वॉल्यूम। अपन यहाँ से डायग्राम भी हम देख लेते हैं। आओ, तो डायग्राम की बात करें तो ये डायग्राम है बेटा इंस्पायरेशन का। इंस्पायरेशन में क्या हो रहा है देखो, तो इंस्पायरेशन में अपना ये जो डायफ्राम है इनमें कॉन्ट्रिक्शन होगा तो डायफ्राम इधर मूव करेगा। फिर इसके बीच में जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है, ठीक है, इनके बीच में जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है इनमें भी कॉन्ट्रिक्शन होगा तो ये इधर मूव करेगा। तो देखो ये इधर मूव कर दिया, ये इधर मूव कर दिया, ले देखिए ये फैल गया। यदि ये फैल गया, यदि ये बाहर आ गया, तो यदि ये फैला तो इसके अंदर का जो प्रेशर है, क्लियर, ये वाला बाहर चला गया, ये बाहर चला गया, तो यदि ये फैला तो यहाँ का वॉल्यूम बढ़ गया। ले देखिए क्या बढ़ गया, वॉल्यूम। अंदर का वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, बाहर का अंदर का वॉल्यूम ज़्यादा हो गया तो प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। वॉल्यूम ज़्यादा हो गया तो प्रेशर कम हो जाएगा। अब प्रेशर कम हो जाएगा तो एयर एंट्री इन दी लंग्स, जो ऑक्सीजन है बाहर से कहाँ आ जाएगी, अंदर आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा इंस्पायरेशन। इसी जस्ट अपोजिट देखो एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन में क्या, डायफ्राम रिलैक्स एंड आर्च अपवर्ड। डायफ्राम अब रिलैक्स हो गया, अपने पोजीशन पे चला गया तो डायफ्राम अंदर चला गया। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल में रिब्स एंड स्टर्नम रिटर्न टू द ओरिजिनल पोजीशन। रिब्स और स्टर्नम भी अपने ओरिजिनल पोजीशन में चले गए। तो प्लूरल मेम्ब्रेन, विसरल मेम्ब्रेन दोनों नज़दीक चले गए। नज़दीक जाने के बाद वॉल्यूम क्या हो गया, इनका वॉल्यूम हो गया कम तो प्रेशर हो जाएगा ज़्यादा, तो यहाँ का प्रेशर ज़्यादा हो गया। जैसे थोरेसिक कैविटी में प्रेशर ज़्यादा हो गया तो एयर क्या हो जाएगी, CO2 बाहर निकल जाएगी। ये हो जाएगा क्या बेटा, ये हो जाएगा आपका एक्सपायरेशन। तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन आप इस डायग्राम से बहुत आसानी से समझ सकते हो। क्लियर, आओ। दिस लीड टू एन इंक्रीज इन द इंट्रा pulmonary pressure to slightly above the atmospheric pressure, causing the explosion of the air from the lungs. फिर expiration, ये आपके सेकेंड नंबर पे दिया हुआ है। We have the ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of the additional muscles in the abdomen. On average, a healthy human breathe 12 to 16, एक हेल्दी का होता है 12 to 16। आपको यदि 18 भी मिले तो आप इसको सही मानिएगा।
टाइम पर मिनट द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन द ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग द स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर से हम अपनी जो ब्रीथ होती है उसको मेजर करते हैं, विच हेल्प इन दी क्लिनिकल असेसमेंट टू पल्मोनरी फंक्शन। क्लियर। तो ये हो गया आपका एनसीईआरटी में भी हमने रीड कर लिया। बात करें एक रे डायग्राम से इसको समझने का, तो देखो रे डायग्राम में क्या है, ये हमारा दिया हुआ है इंस्पायरेशन, जो कि एक तरह का एक्टिव प्रोसेस है। क्लियर। अब इंस्पायरेशन में क्या होगा सुनेंगे बच्चा, तो कॉन्ट्रिक्शन इन डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। डायफ्राम में कॉन्ट्रिक्शन होगा तो डायफ्राम नीचे मूव करेगा, जैसे डायफ्राम नीचे मूव करेगा तो थोरेसिक कैविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्लियर। तो इससे क्या होगा, इंक्रीज थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जैसे ही थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा, इसका मतलब है कि जो हमारा लंग्स होता है इसमें 2 लेयर होती हैं। जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये वाली लेयर बाहर मूव करेगी क्योंकि ये रिब से अटैच होती है, ये वाली लेयर यहीं रहेगी। तो जो प्लूरल फ्लूइड है तो ये वाला वॉल्यूम ले दे के बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे प्लूरल फ्लूइड कम हो जाएगा। प्लूरल फ्लूइड इस जगह पे कम हो जाएगा तो प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो प्लूरल मेम्ब्रेन एंड विसरल मेम्ब्रेन अवे फ्रॉम ईच अदर, मतलब ये दोनों एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। जैसे ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगी तो क्या होगा, डिक्रीज इंट्राप्लूरल प्रेशर। तो इसके बीच का ये जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जैसे इसका प्रेशर कम होगा तो डिक्रीज प्रेशर इन लंग्स ले दे के टोटल लंग्स का प्रेशर कम हो जाएगा। और लंग्स का प्रेशर यदि कम हुआ मतलब इंट्रा एल्व्यूलर प्रेशर कम हो गया, यहाँ पे जो एल्वुलाई हैं इनका प्रेशर कम हो गया। और एल्वुलाई का प्रेशर कम हुआ, एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा है तो बाहर से गैस कहाँ आ जाएगी, एल्वुलाई के अंदर, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इंस्पायरेशन। क्लियर बच्चा। चलिए अब हम इसके बाद देखेंगे एक्सपायरेशन। इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, तो देखिए ये एक पैसिव प्रोसेस है, मैंने अभी बता दिया था आप लोगों को। रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, मतलब डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में होगा रिलैक्सेशन, मतलब ये अपने एक्चुअल पोजीशन में आना चाहेंगे। क्लियर। यहाँ पे स्टर्नम भी होता है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स भी होती है। तो डिक्रीज थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे थोरेसिक वॉल्यूम कम होगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों लेयर थी, ये दोनों लेयर एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगी। तो जैसे ये लेयर में नज़दीक आएंगी तो प्लूरल प्रेशर बढ़ जाएगा। क्लियर। इसका प्लूरल प्रेशर बढ़ जाएगा तो प्लूरल एंड विसरल मेम्ब्रेन टूवर्ड टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगी तो इंक्रीज इंट्रा प्लूरल प्रेशर, तो इनके बीच का जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। क्लियर। जैसे इनके बीच का प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डिक्रीज लंग्स प्रेशर, इंक्रीज इंट्राप्लूरल प्रेशर। जैसे इनके बीच का प्रेशर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज लंग्स प्रेशर, लंग्स प्रेशर भी बढ़ जाएगा। और लंग्स का प्रेशर बढ़ा मतलब अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो गया। जैसे अंदर का प्रेशर ज़्यादा होगा तो जो गैस है तो लंग से कहाँ बाहर निकल जाएगी, क्योंकि हमेशा मूव करती है लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। तो हो जाएगा इंक्रीज इंट्राएल्व्यूलर प्रेशर, तो हो जाएगा एयर मूव फ्रॉम एल्वुलाई टू एटमॉस्फियर, मतलब जो हवा है, जो एयर है, जो CO2 गैस है, तो वो क्या करेगी, अंदर से बाहर चली जाएगी, एल्वुलाई से एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एक्सपायरेशन। बहुत आसान है, तो दोनों आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। एक बार मैं फिर से आपको रिवीजन करवा देता हूँ। चलो इंस्पायरेशन की बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से क्या होगा, थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा। थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्लूरल मेम्ब्रेन, विसरल मेम्ब्रेन एक दूसरे से दूर चली जाएंगी, तो प्लूरल कैविटी ज़्यादा हो जाएगी, वहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, तो प्लूरल प्रेशर कम होगा। प्लूरल प्रेशर कम होने की वजह से आपका लंग्स का प्रेशर कम हो जाएगा, एल्व्यूलर प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे एल्व्यूलर प्रेशर कम हुआ, एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा हुआ तो गैस कहाँ जाएगी, अंदर। इसका जस्ट अपोजिट कहाँ होगा, आपके
एक्सपायरेशन में। तो एक्सपायरेशन में क्या होगा, आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स डायफ्राम दोनों में क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा, अपने एक्चुअल पोजीशन में आएंगी। जैसे वो एक्चुअल पोजीशन में आएंगी तो प्लूरल मेम्ब्रेन और विसरल मेम्ब्रेन एक दूसरे के पास आ जाएंगी, जिससे वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। वॉल्यूम कम हुआ, प्रेशर कम जैसे बढ़ेगा तो आपका प्लूरल प्रेशर कम होगा, इंट्राएल्व्यूलर प्रेशर बढ़ जाएगा और लंग्स का प्रेशर बढ़ जाएगा, और अंदर का प्रेशर बढ़ा तो अंदर की जो गैस है वो बाहर निकल जाएगी। क्लियर? तो ये हो जाएगा बेटा एक्सपायरेशन। क्लियर? तो यहाँ पे आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कंप्लीट होता है। अब हम समझेंगे बेटा आपका वॉल्यूम है ना, क्या कौन कौन सा वॉल्यूम होता है। तो हम देखेंगे अब वॉल्यूम ऑफ लंग्स, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। क्लियर? अब हम देख रहे हैं बेटा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी से भी आपके नीट एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से भी आपके नीट में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले आएगा टाइडल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर और एक्सपायर ड्यूरिंग द नॉर्मल रेस्पिरेशन, इट इज अप्रॉक्स 500 ml. A healthy man can inspire or expire approximately 6000 to 8000 ml year per minute. मतलब कि टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, जो हम नॉर्मली सांस लेते हैं तो ये होता है 500 ml, जो कि एक मिनट में है ना 500 ml अपन लेते हैं, जो कि एक मिनट में टोटल 6000 से 8000 ml गैस जो होती है ली जाती है और छोड़ी जाती है, जो हमारा कहलाता है क्या, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम 500 ml हो जाएगा। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब जो हमारे लंग्स में पहले से हवा थी वो प्लस साथ में जो हमने हवा लिया, तो इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय द फोर्सिबल इंस्पायरेशन, दीज एवरेज 2500 से 3000 ml। तो ये हो जाएगा आपका इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब हवा छोड़ने के बाद, जब आपने सांस को बाहर छोड़ा उसके बाद आपके लंग्स में कितनी बची, तो हो जाएगा एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय द फोर्सिबल एक्सपायरेशन, दीज एवरेज 1000 to 1100 ml। तो हो गया आपका टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेशन रिजर्व वॉल्यूम। उसके बाद हम बात करेंगे रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन, दीज एवरेज 1100 से 1200 ml। बाय एडिंग अप द फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम डिस्क्राइब अबव, वन कैन derive various pulmonary capacity when can use in the clinical diagnosis। तो ये हो जाएगा आपका रेसिडुअल वॉल्यूम। फिर इसके बाद देखेंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मतलब आप समझना, जब आप सांस लेते हो तो लंग्स की कितनी कैपेसिटी होती है, तो ये हो जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर द नॉर्मल एक्सपायरेशन, दीज इनसाइड टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये जो होता है आपका होगा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। फिर एक्सपायरेटरी कैपेसिटी तो क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर द नॉर्मल इंस्पायरेशन, दीज इंक्लूडेड टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो जाएगा आपका। फिर फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी वेरी इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या हो जाएगी, तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रिजर्व वॉल्यूम जो होगी, है ना। तो ये बेटा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम जो होगी वो हो जाएगी आपकी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन, दीज इंक्लूड द एक्सपायरेशन रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम। फिर वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी क्या होगी, तो द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, दीज इंक्लूड ERV, TB and IRV or the maximum volume of air person can breathe out after a forced inspiration, ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद टोटल लंग्स कैपेसिटी, टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या होगी, तो आप बोलोगे देखो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर accommodated in the lungs at the end of the forced inspiration that include the RV, ERV, TB and IRV और वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा आपका बेटा टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो यहाँ पे भी आप इनको जो इनके वॉल्यूम हैं आपके
लंग्स की जो वॉल्यूम है, जिनको हम क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, इनके भी डाटा वाले क्वेश्चंस आप याद रखेंगे। ये भी क्वेश्चन कभी ना कभी आपके एग्जाम में आते हैं और कई बार पूछे गए हैं। क्लियर। चलो इसके बाद हम देखेंगे अब गैसियस एक्सचेंज, मैकेनिज्म ऑफ गैसियस एक्सचेंज। चलो बच्चों, तो अब हम देखते हैं क्या एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस एक्सचेंज कैसे होती है एल्वुलाई के अंदर। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एल्वुलाई का डायग्राम बनाते हैं। क्लियर। तो जैसे मान लो ये लंग्स है और लंग्स के अंदर ये मैंने बना दिया एल्वुलाई। क्लियर। लंग्स के अंदर ये बन गया बेटा एल्वुलाई। ये अब एल्वुलाई में क्या होगा, यहां से आएगी ऑक्सीजन, यहां से आएगी ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन आई ये, और यहाँ पे एल्वुलाई में भरा गई बहुत सारी ऑक्सीजन जब अपन ने सांस लिया था, और यहाँ पे आती है ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स में इम्प्योर ब्लड होता है। इस वजह से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो लंग्स के कंपेयर में ज़्यादा होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से आर्टरी से कहाँ आती है, एल्वुलाई में, और ये ऑक्सीजन जो है एल्वुलाई से कहाँ जाती है, आर्टरी में, जो कि एक तरह का प्रेशर ग्रेडियंट प्रोसेस होता है। क्या होता है, एक तरह का प्रेशर ग्रेडियंट प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे देखो गैस एक्सचेंज हुई। क्लियर। एल्वुलाई से ऑक्सीजन गई ब्लड वेसल्स में, अब ब्लड वेसल से कार्बन डाइऑक्साइड गई कहाँ, एल्वुलाई में। तो दोनों गैसेस का यहाँ एक्सचेंज हुआ। इसी को हमको डिटेल में यहीं पे समझना है। तो हम एक काम करते हैं, एल्वुलाई का हम एक डायग्राम देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर ग्रेडियंट, कितना प्रेशर कहाँ कहाँ पाया जाता है। क्लियर। तो अपना प्रेशर ग्रेडियंट को समझने के लिए एक डायग्राम हम डिस्कस करते हैं। तो देखो सबसे पहले आप ये मान लो कि ये अपना ये जो बॉक्स टाइप का स्क्वायर टाइप का दिख रहा है बेटा, ये एल्वुलाई है। क्या है, एल्वुलाई है, और जो कि हमारा येलो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू का मिलके बना है, और ये हम लंग्स से निकाले हैं। क्लियर। तो ये हमारा बना हुआ है किससे, येलो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है एल्वुलाई की वॉल। और एल्वुलाई की जो वॉल है इसके जस्ट ऊपर ये आप देख रहे हो, ये ब्लड वेसल्स है। क्या है, ब्लड वेसल्स। और जाहिर सी बात है, जो ब्लड वेसल्स लंग्स में जाती है, जो ब्लड वेसल्स लंग्स में जाती है कहाँ से निकलती है, जैसे मान लीजिए कि ये हार्ट है, ये हार्ट है, क्लियर। तो हार्ट में जो अपना ये वाला पार्ट होता है, यहाँ से ब्लड वेसल्स निकल के कहाँ जाती है, लंग्स के अंदर, ये वाली पाइप, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी मतलब ये एक एक्सेप्शंस होता है, क्योंकि नॉर्मल आर्टरी में प्योर ब्लड फ्लो होता है, लेकिन इस पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड फ्लो होगा। तो ये हो जाएगी पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर। अब ये जो पल्मोनरी आर्टरी है बेटा, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी मतलब इम्प्योर ब्लड, और यदि ये इम्प्योर ब्लड है इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता होना चाहिए। तो यदि हम कंपेयर करें तो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन PO2 यहाँ पे है 40 mm ऑफ Hg, और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब PCO2 यहाँ है 46 mm ऑफ Hg। क्लियर। अब यदि हम यही वैल्यू इन दोनों की वॉल्यूम यदि हम लंग्स की बात करें, तो लंग्स में PO2 ऑक्सीजन का प्रेशर 104 mm ऑफ Hg, और CO2 जो होगा वो है 40 mm ऑफ Hg। क्लियर। अब देखो यहाँ पे यदि हम बात करें, ये एल्वुलाई है, एल्वुलाई में ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है 104, और यहाँ पे कितना है 40 mm ऑफ Hg। तो क्या होगा, प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट हो गया। तो प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से जो गैस है, जो ऑक्सीजन है, तो हायर प्रेशर टू लो प्रेशर में मूव करेगी। तो ये वाली जो ऑक्सीजन है ये इधर चली जाएगी, ये मूव कर जाएगी, ये इधर,
ये ऑक्सीजन इधर मूव कर गई, है ना, लंग्स टू ब्लड वेसल्स के अंदर। फिर यदि हम बात करें तो यहाँ पे 46 mm ऑफ Hg कार्बन डाइऑक्साइड है और लंग्स में कितनी है 104, मतलब कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो ये भी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, क्योंकि यहाँ भी जनरेट हो जाएगा प्रेशर ग्रेडियंट, तो क्या हो जाएगा ज़्यादा से कम, मतलब लंग्स में आ गई CO2 और यहाँ पे चली गई O2। क्लियर, तो ये हो गया हमारा क्या बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इस तरह से गैस एक्सचेंज होती है और यहाँ पे मिक्स होने के बाद यदि हम बात करें तो PO2 हमारी 95 mm ऑफ Hg के अप्रॉक्स मेजर करते हैं। क्लियर, लगभग ये इतनी इसका वॉल्यूम होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके NCERT को डिस्कस करते हैं कि NCERT में क्या लिख रहा है, क्या बोल रहा है ना। आओ, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात यदि हम NCERT के अकॉर्डिंग करें तो चैप्टर बहुत शानदार है ना, तो अपन शानदार तरीके से ही इसको पढ़ेंगे। तो NCERT में क्या बोल रहा है बेटा, आओ देखते हैं। अपन टेबल भी देख लेंगे, पहले अपन ये देखते हैं ना। आओ, तो एल्वुलाई आर एक्सचेंज ऑफ गैसेस में एल्वुलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। जो हमारा ब्लड और टिश्यू के बीच में गैस एक्सचेंज होता है, येलो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड आपको तो मैंने बता ही दिया। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज इन दिस साइड बाय द सिंपल डिफ्यूजन मेनली बेस्ड ऑन द प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सिंपल डिफ्यूजन होता है जहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट होता है या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी जनरेट होता है, क्योंकि कंसंट्रेशन की वजह से ही प्रेशर होता है। जहाँ पे एयर ज़्यादा है प्रेशर ज़्यादा होगा, एयर कम है तो प्रेशर कम होगा। फिर solubility of gases are well as the thickness of the membrane involved the diffusion are also some important factor that can affected by the rate of diffusion। क्लियर, मतलब थिकनेस पे भी डिपेंड करता है। जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है ब्रोंकाइटिस हो जाता है, ब्रोंकाइटिस में क्या होता है एल्वुलाई का थिकनेस बढ़ जाती है, तो उस टाइम पे गैसियस एक्सचेंज कम हो जाता है, तो वो भी एक बीमारी याद रखना जो पोलन ग्रैंड की वजह से होती है, लिख देना कहीं साइड में, ठीक है। फिर प्रेशर कॉन्ट्रीब्यूट बाय द इंडिविजुअल गैसेस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इन कॉल्ड द पार्शियल प्रेशर एंड द रिप्रेजेंटेड द PO2 फॉर ऑक्सीजन एंड PCO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ये जो प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट होता है तो इंडिविजुअल गैसेस के लिए होता है। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन से कंपेयर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड से कंपेयर करते हैं। फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज टू गैसेस इन द एटमॉस्फेरिक एयर एंड दीज टू साइड ऑफ द डिफ्यूजन आर गिवन द टेबल नंबर में दिया हुआ है फिगर में, ठीक है। डाटा गिवन द टेबल क्लियरली, ये टेबल में दिया था आप लोग देख लो। रेस्पिरेटरी गैसेस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑक्सीजन का यहाँ पे 159 है और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.3। एल्वुलाई में ऑक्सीजन है, जो हमने काम का है, एल्वुलाई में ऑक्सीजन का प्रेशर 104, अब ब्लड और डीऑक्सीनेटेड कितना है 40। अब ऑक्सीजन यहाँ पे 104 है, यहाँ 40 है, तो जाहिर सी बात है एल्वुलाई से कहाँ जाएगी ब्लड वेसल्स में। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कहाँ है, यहाँ पे 45, मतलब लगभग आप 46 भी ले सकते हो, तो ये यहाँ से यहाँ आएगा। क्लियर, उसके बाद जैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ब्लड वेसल्स में, तो ऑक्सीजन 95 और कार्बन डाइऑक्साइड 40 हो जाता है। क्लियर, तो ये टेबल भी आप याद रख सकते हो। आओ, यहाँ पे NCERT एक डायग्राम है, अपन इसको भी समझ लेते हैं एक बार, क्योंकि ये भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आओ, इंस्पायर्ड एयर, एक्सपायर्ड एयर, अंदर आ रही है जो O2 होगी, बाहर जा रही है जो CO2 होगी। तो एल्वुलाई में 104 और कार्बन डाइऑक्साइड 40, ये वैल्यू मैंने आपको पहले भी बता दिया था। क्लियर, उसके बाद जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ये इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, और जहाँ इम्प्योर ब्लड होगा वो आपको दिखेगा ब्लू कलर का। पल्मोनरी वेन जो है ये प्योर ब्लड कैरी करती है, और यदि ये प्योर ब्लड कैरी करेगी तो ये होगी बेटा रेड कलर की। क्लियर, तो आइए, ये ऑक्सीजन आया, ये ऑक्सीजन यहाँ पहुँचा, ऑक्सीजन यहाँ पर पहुँचने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ। कैसे? क्योंकि जो ग्लूकोज होता है, जैसे ऑक्सीजन मिलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी भी निकलती है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मिल गया, ये वाली जगह पर, है ना। और ये पल्मोनरी आर्टरी, ये देखो सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू गया हार्ट में, हार्ट से ये हमारे कहाँ गया
राइट वेंट्रिकल से ये हमारा रिटर्न कहाँ चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ये यहाँ पे, और ये यहाँ से फिर से बाहर निकल गया। तो ये शो किया है एनसीईआरटी ने। तो इसके भी आपको याद रखना है कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिस्टेमिक वेन, ये प्रेशर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। क्लियर। डायग्राम में आपके कॉपी में ये वाला डायग्राम आप बना लीजिएगा। ठीक है, ये भी थ्योरी एक बार पढ़ लो, मन में शांति हो जाएगी, थोड़ा सा सुकून मिलेगा कि जो यहाँ पे है हमने पढ़ा कि नहीं। ये वाला डायग्राम तो मैंने आपको बना दिया था, जो मैंने बनाया आप उसको याद करेंगे तो थोड़ा सही दिखेगा, है ना, थोड़ा आपको सही समझ में आएगा। आओ, तो क्या बोल रहा है, ग्रेडियंट इज प्रेजेंट फॉर CO2 इन द अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द टिश्यू ब्लड एंड ब्लड टू एल्वुलाई एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 टाइम्स हायर देन O2। जो सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है ऑक्सीजन से 20 से 25 गुना ज़्यादा होती है। द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू दी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर इज मच हायर कंपेयर टू दी ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर। जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती है उसकी 3 मेन लेयर होती हैं। पहली कौन कौन सी है, 3 मेजर लेयर नेमली एज द थिन स्क्वेमस एपिथेलियम। पहले होती है थिन स्क्वेमस एपिथेलियम। क्या होती है पहली वाली होती है थिन स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, पहला हो गया स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई। अंदर से देख रहे हैं तो अंदर से पहली लेयर हो गई हमारी स्क्वेमस एपिथेलियम। द एंडोथीलियम ऑफ एल्वुलर कैपिलरीज, तो इसके जस्ट बाद होगी दूसरी एंडोथीलियम, द एंडोथीलियम ऑफ एल्वुलर कैपिलरीज एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन। फिर लास्ट होगी आपकी ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो 3 लेयर इधर होती हैं, जो इन 3 लेयर को क्रॉस करके ऑक्सीजन जाता है ब्लड वेसल्स में। क्लियर। और देखो बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये तीनों लेयर की खास बात ये होती है तीनों लेयर परमेबल हैं। क्लियर है ना। फिर उसके बाद composed of the thin basement membrane supporting the squamous epithelium and the basement membrane surrounded by the single layer endothelium called the capillaries. In between them, however, the total thickness is much less than the millimeter. Therefore, all the factor in our body are favorable for diffusion of oxygen alveoli tissue and that of the CO2 from tissue to alveoli। क्लियर हुआ। तो ये बहुत अच्छे से अपन समझ लिए। एनसीईआरटी भी अपन ने एक लाइन आपको बता दिया। ये खत्म होता है बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इस लेक्चर में हमने 2 चीज़ पढ़ा, एक पढ़ा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग और दूसरा पढ़ा मैंने एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब हम जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 4, तो लेक्चर नंबर 4 में हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कौन सा चैप्टर बेटा, चैप्टर यही रहेगा लेकिन लेक्चर नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, जहाँ पे ऑक्सीजन और CO2 साइकिल हम पढ़ेंगे। क्लियर। चलिए, थैंक यू सो मच। यदि आपको और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों। इनके क्वेश्चंस आपको ऐप में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।